जब मैं अपने बेटे शिवा की शादी किया था तो ठाकुर धनंजय सिंह से 5,000 रुपये कर्जा लिया था। वो कर्जा नहीं दे सका, इसलिए अपनी सारी जमीन ठाकुर के पास गिरवी रख दिया हूँ। सिर्फ कमाने खाने के लिए 3 बीघा जमीन बची हुई है। और ठाकुर ने ऐलान भी करवाया है कि बिंद्रावन गांव के जितने किसान हैं शहर की मंडी में अनाज बेचने नहीं जाएंगे। अगर बेचना है तो हमारे गोदाम पर बेचें, वो भी सस्ते भाव में खरीदा जाएगा। क्या बताऊं, ठाकुर 8-10 रुपए किलो लेते हैं। इस बिंद्रावन गांव में कैसे गुजर होगा भगवान। बेटा शिवा, बेटा शिवा। जी बाबूजी। मेरे बच्चे हैं, मैं तुमसे एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात बाबूजी? मेरे बेटे शिवा अब फसल कट गई, आधा अनाज रख लेते हैं खाने को, आधा अनाज ठाकुर को देकर गया, इस तरह हमको राहत दे देगा। बेटा शिवा। हाँ बाबूजी, ये बात सत्य है। मेरी इच्छा है कि जो इस बार फसल कटकर अपने घर में आई हुई है, हाँ बाबूजी, आधा अनाज खाने के लिए रख लो और आधा अनाज ठाकुर की हवेली पर पहुंचा दो, ताकि ठाकुर नाराज न हो। बाबूजी कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन सा नियम बना रखे हैं सब लोग कि जब फसल तैयार होती है तो आधी फसल ठाकुर के यहाँ पहुंच जाती है और आधी फसल घर में, और उसमें क्या गुजारा हो पाएगा? वैसे तो काफी जमीन हमारी ठाकुर के पास गिरवी ही पड़ी है। थोड़ी सी जमीन है जो उसमें अनाज पैदा होता है। आधी फसल ठाकुर के यहाँ और आधी फसल खाने के लिए रखा जाता है। क्या ऐसे गुजर होगा बाबूजी? क्या करो बाबूजी, इसलिए मैं भी मजबूर हो गया हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? बाबूजी, सारी जमीन हमारी है गिरवी पड़ी और कर्ज से सर हमारा, सारी जमीन हमारी है गिरवी पड़ी, कर्ज से सर हमारा दबा जा। ऐसे घुट घुट कर जीने से बाबूजी कब तक हम जिएंगे? ऐसे घुट घुट कर जीने से मजबूर हूँ, हमसे बेटा। हाँ बाबूजी, आधी से ज्यादा जमीन तो ठाकुर के पास गिरवी पड़ी है और थोड़ी सी जमीन में जो फसल तैयार होती है वो आधी जमींदार के हवाले की जाती है, उसके गोदाम में पहुंचा दिया जाता है। और
जो कर्ज है उसका बोझ बढ़ता जा रहा है बाबूजी। जानता हूँ। और ये जिंदगी तो घुट घुट कर हम लोग जी रहे हैं। सन 12 में शादी जब तेरी किया, रुपया कुछ लिया था जमींदार से। बाबूजी बस इसी बात से बेटा मजबूर हूँ, सोच में मर रहा बेटा इसी बात से। बेटा शिवा, बाबूजी क्षमा जब कीजिए। तुम्हारी शादी किया था तो ठाकुर धनंजय सिंह से 5,000 रुपए कर्जा लिया था। वो कर्जा नहीं दे सका, इसलिए सारी जमीन ठाकुर के पास गिरवी रख दिया हूँ। तुम तो मैं जानते जानता हो हूँ बाबूजी। बची हुई है। लेकिन बाबूजी मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जरा सोचिए बाबूजी कि अगर इसी तरह हम फसल अपने जमींदार को देते रहेंगे तो क्या कर्जा खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। क्या बहन की आंखों का इलाज हो जाएगा? मुन्ने की पढ़ाई होगी? नहीं होगी बाबूजी। इसलिए हमने एक दिल में उपाय सोचा है। क्या उपाय सोचा है? उपाय ये है बाबूजी, तो शहर में जाकर बेचेंगे अपनी रकम, वहाँ मंडी में वाकिफ रकम है। यहाँ तो माटी के मोल वो ले लेते हैं बाबूजी। यहाँ तो माटी के मोल ले लेते हैं पिता। हाँ बाबूजी, अगर इसी तरह करते रहेंगे, आधी फसल देते रहेंगे तो ये घर का खर्चा कैसे चलेगा? ठाकुर से घर तुम्हें डर नहीं लगता? ठाकुर से तुम्हें डर नहीं लगता? बाबूजी इसमें डर की क्या बात है? मैं उसका कौन सा नुकसान कर रहा हूँ? सोच लो बेटा, आगे व पीछे का सब सोच लो बेटा। सोच लो बेटा, आगे व पीछे का सब हरदम से हम यही बेचते आए हैं। ऐसा करने पर उसको और लगे ना बुरा, बस इसी बात से बेटा हमारी फसल मेरी मेहनत की है। तुम्हारी फसल है लेकिन हमारी फसल मेरी मेहनत की है, जिसमें मेरा खून और पसीना जला। जहां महंगी बिकेगी मैं बेचूं वही, इसमें ठाकुर को बोलो। देखो बेटा, मैं जमींदार का पहले से कर्जदार हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इसलिए मेरा कहना मानो तो शहर की मंडी में अनाज बेचने मत जाओ बेटा, वो बहुत खतरनाक है। बाबूजी इसमें ठाकुर का क्या है? हा? ये फसल मेरी मेहनत की है, इसमें हमारा खून और पसीना। इसका मतलब कि ठाकुर से तू बगावत करेगा? नहीं नहीं बाबूजी, बगावत नहीं करेंगे। बिंद्राबन गांव में राम प्रसाद का बेटा तू ही है किसान, और कोई किसान नहीं बिंद्राबन गांव में। अरे उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ती बोलने की, पत्ता नहीं हिलता उसके बिना अडर का। और तू क्या जाने, मैं अभी अभी सुन रहा हूं ठाकुर ने ऐलान किया है कि बिंद्राबन गांव के जितने किसान हैं शहर की मंडी में अनाज बेचने नहीं जाएंगे। अगर बेचना है तो हमारे गोदाम पर बेचे, भी सस्ते भाव में खरीदा जाएगा। अगर मेरी बातों का कोई उल्लंघन करता है तो उसे जान से मार दिया जाएगा, उसका घर जला दिया जाएगा, बिंद्राबन गांव से निकाल दिया जाएगा, किसी जमीन पर दफना दिया जाएगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे।
समझा रहे तब भी इनकी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। क्यों स्वामी? शहर की मंडी जरूरी ले जाना है अनाज, रहने दो जाने को। लक्ष्मी, जी स्वामी। तू भी यही चाहती है कि मेरी बहन ताउम्र अंधी ही रहे, नहीं स्वामी, मेरा मुन्ना अनपढ़ रहे? नहीं नहीं स्वामी, मैं ये तो नहीं चाहती हूँ। फिर बाबूजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। मेरी बात मानता क्यों नहीं? लक्ष्मी, लक्ष्मी जाकर बोरी में अनाज भरो, मैं कोशिश करता हूँ। शिवा, मैं कैसे समझाऊं बेटा तुझे? हमें हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि शहर की मंडी में अनाज बेचने मत जाओ। बाबूजी, ठाकुर और ठाकुर की आदमी ने देख लिया तुझे तो बहुत जुर्म ढाएगी बेटा। नहीं बाबूजी, मुझे कुछ नहीं होता, भगवान पे भरोसा करो। तू मेरी बात नहीं मानेगा, तू बचपन का जिद्दी है, तू मेरी बात नहीं मानता। इसमें अरे माता, देख देख, अगर तू नहीं मान रहा है तो मुझे तुझे एक उपाय बता रहा हूँ। कौन सी उपाय बाबूजी? एकदम सुबह सुबह उठो और साइकिल पर बोरी ला दो, सिर्फ भाव तलाशने के लिए एक बोरी ले जाना, ताकि ठाकुर के आदमी और ठाकुर तुझे देख ना पाए, नहीं तो तेरा हाथ और तोड़ डालेंगे, तुझे जान से मार देंगे। नहीं बाबूजी, मैं तो पहले से मरा हुआ हूँ, सिर्फ जिंदा एक लाश हूँ बेटा। के तू आज कई दिन हो गए हम लोग गांव की तरफ नहीं गए हैं। हाँ, आओ हम लोग चलकर देखते हैं कि हमारे यहाँ का कोई भी किसान शहर की मंडी की तरफ तो नहीं जा रहा है। लाला, आज गांव के अंदर न घुसा जाए, आज गांव किनारे किनारे घूमा जाए। चौराहे पर चलेंगे और देखेंगे कि हमारे इस रियासत का कोई किसान अपना गल्ला लेकर के शहर की मंडी तो नहीं जा रहा है। आओ मेरे साथ। आइए देखिए शिवा, सुबह सुबह साइकिल पर बोरी रख के अनाज की चल देता है शहर की तरफ। आगे क्या होता है गौर कीजिएगा। बाजे पयलिया जहां कुह के कोयलिया, बाजे पयलिया जहां कुह के कोयलिया, काका पुकारे काव काव हो, सबसे निराला मोरा गाँव हो, सबसे निराला मोरा गाँव।
बबुआ सबसे निराला मोर गाँव। रहुआ के तू